हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने चैनल आरके टू मोटी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 1 सितंबर से एसएससी एमटीएस का एग्जाम शुरू होने वाला है और इसकी एग्जाम क्रैक करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप इसके पिछले वर्ष के सभी क्वेश्चन को लगा करके जाएं। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 2022 के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जीके और जीएस के क्वेश्चन है। टोटल 57 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इनके सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स के साथ हम देखने वाले हैं। हर रोज 1 से 2 सेट लगाएंगे। यदि आपको एसएससी एमटीएस की का एग्जाम देना है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए बढ़ते हैं। और हाँ, इस क्लास का पीडीएफ और जितने भी क्लास होंगे उसके सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो करगम लोक नृत्य का संबंध तमिलनाडु से है। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। आइए समझते हैं करगम लोक नृत्य के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। कहता कि करगम या फिर कारगम लोक नृत्य भारत के राज्य तमिलनाडु में प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि कारगम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर नामक गांव से हुआ है। अगला ऑप्शन था आपका हरियाणा। हरियाणा के बारे में बात करें तो गुग्गा डांस हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य है। वहीं राजस्थान के बारे में बात करें तो घूमर वहाँ का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और कालबेलिया को एसएससी सीजीएल में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर क्या होता? राजस्थान। अगला ऑप्शन आपके पास था असम के बारे में बात करें तो असम के लोक नृत्य में बिहू नृत्य और बागुम्बा नृत्य बसंत में आयोजित किए जाने वाले नृत्य हैं। और इसमें देखेंगे अन्य भोर नृत्य और ओजापल्ली नृत्य असम में ही शामिल है। देखेंगे असम के कितने मेले, तो एक बिहू मेला, बागुम्बा मेला और भोर और ओजापल्ली नृत्य शामिल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछा गया ऐसे अपराध जिसके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या होता है इसे समझेंगे आप। संज्ञेय अपराध की परिभाषा ऐसे अपराध के रूप में की गई है जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है। संज्ञेय अपराध सामान्यतः गंभीर होते हैं जिन्हें में पुलिस को तुरंत कार्य करना होता है, क्योंकि यदि पुलिस तुरंत कार्य नहीं करेगी, जब तक जाएगी वारंट जारी करवाने, तब तक वो व्यक्ति कोई और जुर्म कर सकता है या फिर वहां से फरार हो सकता है। इसी को बचने के लिए उससे संज्ञेय अपराध कहा जाता है, उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला ऑप्शन आपके पास था असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध क्या होता है? तो ये नॉर्मली छोटे मोटे अपराध होते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय के निर्देश या बिना अनुमति के गिरफ्तारी या अपराध के प्रकार जिसे में पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही छानबीन कर सकता है, और इसमें ना ही कोई छानबीन किया जाएगा, उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे, इसमें छोटे अपराध आते हैं जैसे एक दूसरे से दुर्व्यवहार करना, बिना जख्म के हाथापाई करना, ये सभी आएंगे असंज्ञेय अपराध में। इसी कारण देखते हैं आप गांव में या फिर शहरों में कहीं भी देखते हैं छोटा मोटा हाथापाई हुआ रहता है तो उसे पुलिस आकर के अपने बातों से उसे समझा देती है, ना कि उन्हें गिरफ्तार करती है और ना ही कोई इनके ऊपर एफआईआर होता है। इसे कहते हैं असंज्ञेय अपराध। तीसरा आपसे कहा गया
क्रॉस क्रॉस अपराध। क्रॉस अपराध क्या होता है? जब एक ही मुद्दे को लेकर के दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस एफआईआर या फिर क्रॉस अपराध। अगला ऑप्शन आपका दिया गया था नजरबंदी अपराध। इस वीडियो को आप डिटेल्स में यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर इसे अपलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, इसे देखेंगे नजरबंदी अपराध या फिर इसी को कहा जाता है निवारक हिरासत। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को जिस प्रक्रिया द्वारा अपराधी को अपराध करने से रोका जाता है उसे निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसमें अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है बल्कि उसे पकड़ के कुछ दिनों के लिए जेल में नजरबंद कर दिया जाता है। जैसे यदि पुलिस को कोई आभास हो जाए कि यह व्यक्ति एक बड़ा कांड करने वाला है, बड़ा अपराध करने वाला है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करके बिना उस व्यक्ति को बताए गिरफ्तार करके नजरबंद कर सकता है। उसी को कहा जाता है नजरबंदी अपराध या फिर निवारक हिरासत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोने की खदान के धंसने का कारण खबरों में रहा सिंजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सिंजियांग प्रांत चीन में स्थित है। यहाँ पर देखेंगे तो यह रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ शुष्क इलाका है, इस कारण यहाँ पर आबादी बहुत कम है। ऑप्शन के बारे में बात करें तो अगला ऑप्शन है आपका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के बारे में कुछ जानते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी के बारे में बात करें तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। और मुद्रा के बारे में बात करें तो उत्तर कोरिया की वॉन। वहीं दक्षिण कोरिया के बारे में बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। जापान की राजधानी के बारे में बात करें तो टोक्यो, मुद्रा एन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? अभी मैग्नस कार्लसन न्यूज में थे। इन्होंने क्या हुआ, सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं तो क्या है, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज से संबंधित हैं और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं भाई। कहाँ के? तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। वह शतरंज के तत्कालीन ग्रैंड मास्टर हुआ, विश्व चैंपियन व विश्व के प्रथम स्थान के खिलाड़ी हैं। तो अभी ये न्यूज में क्यों थे? तो विश्व चैंपियन में इन्होंने ट्रॉफी जो होती है उसे जीत ली है। इन्होंने किसे हराया? तो भारत के आर प्रज्ञानंद को। किसे हराया? तो आर प्रज्ञानंद को हराया है इन्होंने। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो भारत के रहने वाले हैं। अब आप बताएंगे कमेंट करके भारत के किस राज्य के आर प्रज्ञानंद है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम होगा? तो इसका राइट आंसर है पहला वाला ऑप्शन, भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुई। कहेंगे सर ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग का विकास हुआ तो उससे भारत का क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर देखेंगे 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी में भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय क्या हुआ, यहाँ से कच्चे माल की सप्लाई होती थी और वहाँ ब्रिटेन में जा कर के वहाँ पर अच्छे कपड़े बनाए जाते थे, मशीनों से बनाए जाते थे जिससे टाइम और पैसा दोनों कम लगता था। और यहाँ पर भारत में क्या होता था, भारत में आपको हाथ से बुन कर के दिया जाता है, कपड़ों को हाथ से बुन कर के दिया जाता था, इसमें टाइम और पैसा दोनों अधिक लगता था। इसी कारण क्या हुआ, ब्रिटेन वाले कपड़े को महत्व थोड़ा ज़्यादा दिया जाने लगा और भारतीय कपड़े क्या हो गया, उत्पादन में उनकी गिरावट होने लगी। मुख्य कारण यही है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 से, वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर है 1982 में, मतलब क्या 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, उससे पहले भारत ने में ही किया गया था कि यहाँ एशियाई खेलों की मेजबानी किया गया था। अब तक भारत 2 बार कर चुका है। अगला क्वेश्चन
आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन है एस्किमो। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? लगभग इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा, लेकिन कंफ्यूजन कई लोगों को ये होता है एस्किमो क्या है, कोई जानवर है या फिर इंसान है। तो कुछ लोग इसे जानवर समझते हैं, बल्कि एक यह है, ये इंसान की ही एक यह है प्रजाति है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इंसान नहीं होते हैं ये, देखेंगे डिटेल्स में इसके बारे में। ये मंगोल जाति के होते हैं। एस्किमो साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के जनजाति हैं। जो ये क्या है, एक जनजाति है जो मछली, करेबू तथा रेनबीयर का शिकार करते हैं। शीत ऋतु में इग्लू बनाकर के रहते हैं। इस वाले आकृति को देखेंगे, जो इस प्रकार आकृति है, ये क्या है, इनका रहने का स्थान है और इसे क्या कहते हैं, इग्लू के नाम से जाना जाता है। ऋतु परिवर्तन के साथ ये स्थान परिवर्तन करते हैं। ठीक है, इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर है एक कुत्ते का प्रयोग करते हैं शिकार के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी भी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर है गरिमा को सुनिश्चित करने का कार्य बंधुता करता है। कौन करता है? तो बंधुता करता है। थोड़ा डिटेल्स में इसे समझेंगे तो अभी तक प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन किया गया है? तो कहेंगे सर प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो कब किया गया? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार, वही फर्स्ट और अंतिम था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। इंदिरा गांधी उस समय सत्ता में थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसे याद करने का तरीका क्या है? 42वां संविधान संशोधन, कई लोगों को कंफ्यूजन आता है 42वां और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो कहेंगे सर 1976 में हुआ था और एक हुआ था 1978 में हुआ था। कैसे हुआ था इसे याद रखने के लिए तो कहेंगे सर 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा। इकाई अंक यहाँ पर देखेंगे तो 6 है, 76 होना चाहिए। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और यहाँ पर भी इकाई अंक क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ऐसे आप रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय क्षेत्र नहीं था? प्रांतीय क्षेत्र नहीं था, आप देखेंगे ध्यान देंगे, नहीं था पूछा है। तो इसका राइट आंसर है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या था उस समय? इसमें नहीं, क्षेत्र में नहीं था। तोसली, उज्जैनी और तक्षशिला ये सभी थे, जबकि इंद्रप्रस्थ नहीं था। इंद्रप्रस्थ के बारे में बात करें तो वर्तमान में दिल्ली जहाँ पर स्थित है उसी का क्षेत्र था इंद्रप्रस्थ। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ इंद्रदेव का शहर, अर्थ क्या है? इंद्रदेव का शहर। पाली भाषा में कहें तो इंद्रपट्टा, संस्कृत में इंद्रप्रस्था। भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह प्राचीन भारत के राज्यों में से एक था। महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक परमाणु झिल्ली के साथ संगठित नाभिक वाले कोशिका को नामित किया जाता है। मतलब केंद्रक झिल्ली में केंद्रक बंद रहता है, ऐसा किसे कोशिका में होता है? तो इसका राइट आंसर है यूकैरियोटिक कोशिका। किस कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में। आप जानते हैं कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसे थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं न्यूक्लियोल्स होते हैं। इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंदर इधर वाला यूकैरियोटिक कोशिका है और इधर में प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? अल्प विकसित होता है, थोड़ा विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका होता है पूर्ण विकसित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रक है, जबकि इधर में केंद्रक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इधर में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया इधर में देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहीं पर भी माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र नहीं किया गया है। इसे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर है भारत गरीब देश है भाई, लेकिन क्या है, गरीब में निम्न मध्यम, निम्न मध्यम आय वाले देश में आता है। क्या आता है? निम्न मध्यम आय वाले देश में आता है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है, बम्बई। बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन के बारे में बात करना, तो वहीं पर स्थापना भी हुआ था इसका और वहीं अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने व्यक्ति थे उस समय, तो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई यानी कि मुंबई के गोकुलदास तेजीपाल संस्कृत महाविद्यालय, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या था वो, तो संस्कृत महाविद्यालय था। इसे के संस्थापक, इसके संस्थापक व महासचिव जनरल व सेक्रेटरी ईओ ह्यूम थे। कौन थे? तो ईओ ह्यूम थे, और जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ईओ ह्यूम थे, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, या फंगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही पूछा गया था, हमने इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया है। कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? तो आपका दिया था ब्रेड दिया था, अचार दिया था, और चमड़े दिया था, और कपड़े को दिया था। इन देखेंगे इन सभी पर दहिया लग जाता है। दहिया लगने का अर्थ ये क्या है, कवक की उत्पत्ति हो जाती है, वहां पर कवक लग जाता है। तो इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें लगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मिश्रित कृषि। किसमें किया जाता है? तो मिश्रित कृषि में किया जाता है। क्या है इसमें, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन हो गया व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन में किया जाता है। इसे थोड़ा सा डिटेल से में समझेंगे। इसे पहले समझ लेते हैं मिश्रित कृषि क्या होता है। तो मिश्रित कृषि के बारे में समझेंगे तो क्या कहता है ना, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, फसल के साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो इसे मिश्रित कृषि या फिर मिश्रित खेती कहते हैं। कृषि प्लस पशुपालन, इसे क्या कहेंगे, मिश्रित खेती या फिर मिश्रित कृषि कहेंगे। जबकि जबकि एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहेंगे। एक से अधिक फसल एक ही बार में बोए जाएंगे तो उसे मिश्रित फसल कहेंगे, ना कि मिश्रित कृषि। कृषि, मिश्रित कृषि में पशुपालन भी शामिल है, इसीलिए पशु वाला भी इसमें शामिल करेंगे। अगला ऑप्शन आपका दिया है दुग्ध कृषि। दुग्ध कृषि का संबंध क्या है? दुग्ध कृषि डेयरी से संबंधित क्या कहता है, या डेयरी उद्योग या दुग्ध उद्योग कृषि की एक श्रेणी है। यह पशुपालन से जुड़ा एक बहुत लोकप्रिय उद्यम है, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, उसे की प्रोसेसिंग और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। इसी की वास्ते गाय, भैंस, बकरी और कुछ अन्य प्रकार के पशुधन के विकास का भी काम किया जाता है। अगला अगला ऑप्शन आपसे पूछा गया कि वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? तो वाणिज्यिक कृषि मतलब व्यापार के लिए जो किया जाता है। तो इसमें देखेंगे वाणिज्यिक कृषि से तात्पर्य ऐसी फसलों की कृषि करने से है जिनका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है। इन फसलों का तरह तरह के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह की फसलों को व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन आदि सभी, ये सभी फसलें क्या हैं, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक गालो है, गारो मत इसे समझिएगा, गारो अलग होता है और गालो अलग होता है। गालो जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? तो मोपिन उत्सव है। कौन है? मोपिन उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए आइए समझते हैं मोपिन के बारे में। यहाँ क्या कहता है, मोपिन या मोपिन भी इसे कहा जाता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के गालो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। कौन सा है? कृषि त्यौहार है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर गारो के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार। वांगला एक फसल उत्सव है, ये भी क्या फसल उत्सव है, गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला। यह मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? तो सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन है गारो का? तो वांगला है। वैसे तो वांगला केवल पूछे कि वांगला किस राज्य का त्यौहार है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है, लेकिन ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय किस में है? तो गारो में है। अगला ऑप्शन था आपका लोसर। लोसर के बारे में बात करें तो लोसर यह मुख्यतः भारत के सिक्किम में और असम में, मुख्यतः कहेंगे तो सिक्किम का एक त्यौहार है लोसर। और सिक्किम के साथ साथ देखेंगे तो तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है, बौद्ध त्यौहार है। देखेंगे कौन से किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, राज्यों का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ लोसर है, इससे कन्फ्यूजन वाला आता है, ये बिल्कुल इसी से लोसार लोसार त्यौहार कहेगा तो लोसार त्यौहार हो जाता है आपका लद्दाख। यहाँ पर देखेंगे लोसर कहेगा तो सिक्किम का होगा, लोसार कहेगा तो लद्दाख का होगा। अगला ऑप्शन आपका दिया था उगादी। उगादी को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या था? कर्मा नृत्य के बारे में समझेंगे तो कर्मा नृत्य आपका मध्य प्रदेश का ये एक नृत्य है, और इसके साथ में सोनभद्र और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि भारत में कितने जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? भारत में टोटल कितने जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर है 18। राइट आंसर 18 है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है 18, जिसमें से यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त दिया गया है 12 को, 6 को यानी कि मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें देखेंगे 18, तो 18 को थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर नंबर आपको दिया गया है, ये सारे नंबर हैं और उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। जैसे पहला देखेंगे, ये नंबर केवल किया गया है। नंदा देवी के बारे में बात करेंगे तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है यहाँ पर। और नोक्रिक के बारे में बात करेंगे तो नोक्रिक है मेघालय में। मानस आसाम में। ऐसे सभी को डिब्रू सुखोवा, ऐसे सभी को 18 को आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पुराने के बारे में बात करें तो सबसे पुराना जो है आपका तो नीलगिरी है। नीलगिरी कहेंगे आप कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे सर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य वाले पॉइंट पर इस वाले क्षेत्र में स्थित है। और सबसे नया के बारे में बात करें तो पन्ना, मध्य प्रदेश का एक पन्ना है जयमंडल, वहाँ पर पाया जाता है। पन्ना वाला है जिसे 2020 में अभी मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन से जाने से पहले यहाँ पर समझेंगे कि बायोस्फीयर यानी कि जयमंडल होता क्या है। तो यहाँ पर समझेंगे जयमंडल क्या होता है। तो जयमंडल क्या है? एक मिश्रण है, कह सकते हैं एक वायुमंडल और जलमंडल और इधर में स्थल मंडल
इन तीनों के मिश्रण वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जयमंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विविधता सर्वाधिक होती है, विविधता सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जाती है। आइए इस चित्र को आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर पन्ना जो दिया, पन्ना ये सबसे नया है और कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 8वां यहीं पर है नीलगिरी, ये सबसे पुराना है। और सबसे पुराने के बारे में बात करना तो ये तो 2020 में पन्ना को शामिल किया गया, या जबकि सबसे पुराने वाला नीलगिरी को 1986 में शामिल किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले साथियों, चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करके और खुद चैनल को सब्सक्राइब करके इसे जल्द से जल्द 1 के पहुंचाएं, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम इसे तरह के और सारे वीडियो बना सकें। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कहा था क्या? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति में कॉर्पोरेशन टैक्स, जिसे निगम कर के नाम से भी जाना जाता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 17 पैसा। 1 रुपए में 17 पैसा लगाया जाता है। और ये क्या होता है और कौन लगाता है, तो इसे समझेंगे थोड़ा डिटेल से। कहता क्या है? भारत में कारपोरेट टैक्स क्या है, या फिर इसी को निगम कर के रूप में भी जाना जाता है। कारपोरेट कर भारत सरकार द्वारा कारपोरेट उद्यमों द्वारा अपने व्यवसायों से अर्जित शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला एक कर है। कौन लगाता है? तो भारत सरकार लगाता है, केंद्र सरकार लगाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, या निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप जानते हैं आग्नेय चट्टान होता है, कांतिज चट्टान होता है और अवसादी चट्टान होता है, जबकि चुंबकीय चट्टान यही नहीं है। यही राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान के बारे में समझेंगे तो आग्नेय चट्टान क्या होता है? जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से जब आती है तो वो ऐसे फैलने के बाद में जब ठंडी होती है तो एक चट्टान टाइप ऐसे बन जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यही आग्नेय चट्टान आने वाले समय में परिवर्तित होकर के अवसादी चट्टान बन जाता है। कौन सा चट्टान बन जाता है? अवसादी चट्टान होता है, अवसादी चट्टान बन जाता है। इन अवसादी और आग्नेय चट्टानों में दाब प्लस ताप और बारिश से जो दाब होता है उसमें कुछ परिवर्तन उसके कारण होता है, अंततः जाकर के कायांतरित चट्टान बनते हैं। लास्ट में जाकर के टूट फूट करके जो बचता है उसे क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। कायांतरित चट्टान कहें या फिर इसी को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूप में परिवर्तन हो जाता है, इस कारण इसे रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो नाम से ही पता है द रेस ऑफ माई लाइफ, कोई रेसर ही होगा भाई। इसका सही आंसर क्या है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। अन्य ऑप्शन है कपिल देव के बारे में बात करें तो इनकी आत्मकथा है बाई गाड्स डिक्री। किनका है? कपिल देव, बाई गाड्स डिक्री। यहाँ पर देख सकते हैं कपिल देव मतलब भगवान, और यहाँ पर भी देखेंगे बाई गाड्स डिक्री। थोड़ा सा रिलेट करके चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। अगला आपसे देखेंगे, अगला ऑप्शन क्या है? तो सानिया मिर्जा। इसमें देखेंगे सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट आर्ट्स सानिया मिर्जा की आधिकारिक आत्मकथा है। अगला देखेंगे पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन में केवल इतना ही देता है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आगे देखेंगे फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक नामक किसकी आत्मकथा है? तो युवराज सिंह से आप भली भांति परिचित होंगे। बात हो रही है क्रिकेट की, तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले उनकी भी आत्मकथा को देखने तो ये है
सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा जिसका नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। यह है प्लेइंग इट माई वे, किसकी है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। धोनी को तो आप सभी जानते हैं, MS धोनी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 20, कहा था कि यह खजुराहो के मंदिर किस राज्य के दौरान बनाए गए थे। खजुराहो के मंदिर किस राज्य के दौरान बनाए गए थे, तो इस किस राज्य के दौरान बनाए गए थे, तो इसका राइट आंसर है चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। और खजुराहो के बारे में बात करें तो यह कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर लौकिक जीवन का वर्णन किया गया है, इसी कारण इसमें इस PPT में इस PDF में चित्र नहीं उस मंदिर को लगाए हैं। अगला इसे थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। कहा था क्या है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले, कौन सा, छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल साम्राज्य के समय किया गया था। खजुराहो स्मारक किससे संबंधित है, तो कहेंगे सर हिंदू और जैन धर्म से। किससे, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। कंफ्यूज करने के लिए बौद्ध भी देता है भाई, बौद्ध धर्म से ये नहीं संबंधित है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कहता है, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है भील मीना जनजाति की है, वहाँ की, उसके द्वारा क्या किया जाता है, गैर नृत्य किया जाता है। इसके बारे में समझेंगे। भील मीना जनजाति जो है वहाँ सबसे ज्यादा साक्षर है, जनजातियों में सबसे ज्यादा साक्षर कौन सी जनजाति है, तो कहेंगे सर भील मीना जनजाति है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कहता क्या, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या है, आप जानते हैं चौथ कितना लिया जाता था, तो 25% के रूप में लिया जाता था। और ये क्या होता था, ये इनके जो मानते थे, आप मराठा साम्राज्य खुद का जमीन मानते थे, उस पर लगाया जाने वाला कर था, और ये क्या था, 25% था। दूसरा इसमें देखेंगे सरदेशमुखी कर, ये क्या था, तो ये मराठा साम्राज्य से बचने के लिए, मराठा साम्राज्य के आक्रमण से बचने के लिए दूसरे प्रांत वाले इन्हें कर देते थे, जो 9 से 10% हुआ करता था, कि दूसरे प्रांत पर, किसी अन्य प्रांत पर मराठा साम्राज्य आक्रमण ना करे, इस कारण देते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, कहता क्या है, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों लोग के घरानों में हुआ था, यह बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं। क्या बजाने के लिए, सितार। इलियास खान सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं। स्टफ है कि आप देख सकते हैं, इनका जन्म लखनऊ के शाहजहांपुर में हुआ था। यहाँ पर लखनऊ के शाहजहांपुर में हुआ था, और ये सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था ना, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार मानेंगे आप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है भाई, यदि परफेक्ट के बारे में बात करना है तो एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसी को यदि हम केल्विन में बदलेंगे तो आएगा 310 केल्विन। अब इसे माप से यदि ऊपर जाता है, अधिक होता है या फिर कम होता है, तब जाकर दोनों कंडीशन में आपको बुखार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता क्या है, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो इसका राइट आंसर है मोहाली में किया। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें
और इस सीजन में हम कुछ और अच्छा करें। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि सेट नंबर 2 पर। तब तक के लिए धन्यवाद।